भटेरा मार्ग पर मुआवजे की दर में विसंगति को लेकर चल रहे विरोध में आज उस समय नया मोड़ आया जब बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जर मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ित भूस्वामियों और रहवासियों की समस्याओं को बारीकी से सुना। विधायक ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब दोनों वार्ड नगरपालिका सीमा में है तो प्रशासन ने किस आधार पर इन्हें शहरी और ग्रामीण में बांट दिया। तो उससे मुआवजा जिनके साथ 11 वालों के साथ अत्याचार किए, नजूल वालों को जो कम दिए उनको दे बराबर दे। विधायक ने चर्चा के दौरान स्पष्ट कहा कि प्रशासन से इस मसले पर कड़ाई से चर्चा की जाएगी। एक ही नगर के भीतर भू अर्जन में इस तरह का भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जनता की न्यायोचित मांग के साथ खड़ी हूँ। शहरी क्षेत्र का ये 2 वार्ड आते हैं इसमें, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11। अगर हम यहाँ से देखें रानी अवंतीबाई चौक की तरफ अगर हम जाते हुए देखें तो राइट साइड में हम वार्ड नंबर 11 में बैठे हैं और लेफ़्ट साइड में वार्ड नंबर 10 है। अब यहाँ पे कितनी बड़ी विसंगति ये आ रही है कि उधर का जो नाप हुआ है उसके हिसाब से वहाँ 1100 स्क्वायर फुट के हिसाब से 2200 स्क्वायर फीट के हिसाब से राशि दी जा रही है वहाँ के हमारे भाई बहनों को, हमारे वार्डवासियों को, आवासी लोगों को, व्यापारी बंधुओं को। और वार्ड नंबर 11 में वही राशि को आधा कर दिया जा रहा है, वो 1100 रुपये। तो ये कितनी बड़ी गलती कहें या लापरवाही कहें या विसंगति कहें या मनमानी कहें प्रशासन की, तो ये बहुत गलत है। आपको बता दें कि विवाद की जड़ वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच की वह लकीर है जिसे प्रशासन ने खींच दिया है। वार्ड नंबर 10 को शहरी मानकर 2200 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर दी जा रही है, जबकि बगल के ही वार्ड 11 को ग्रामीण बताकर मात्र 1140 प्रति वर्ग फीट पर समेटा जा रहा है। अधिवक्ता राशिद अहमद और बुड्डेकर सहित स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यह मास्टर प्लान और नियमों की खुली अवहेलना है। रहवासियों का आरोप है कि वे सालों से कमर्शियल टैक्स और बिजली बिल भर रहे हैं, फिर मुआवजा आवासीय दर पर क्यों। विधायक के सामने भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए दोबारा सर्वे की मांग की है। चेतावनी साफ है, यदि सुधार नहीं हुआ तो चक्का जाम होगा और मामला हाईकोर्ट तक भी जाएगा। धारा 43 भू अर्जन अधिनियम के तहत तो कलेक्टर महोदय भू अर्जन अधिकारी को नियुक्त करते हैं, तो उन्होंने वर्तमान में एसडीएम साहब को शक्तियां दे रखी है। इस लेटर में आप देखेंगे हमें आपत्ति इस बात की है कि इसमें कहीं पर भी सभी प्रभावित लोगों को ये नोटिस मिला है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपकी भूमि किस दर से किस रेट से ली जा रही है। साथ में इसमें यह भी नहीं लिखा गया कि कितनी ज़मीन, रकबे में लिखें। और इसमें प्रशासन हमें ये नहीं बता रहा है कि मकान का या कंस्ट्रक्शन का कितना मुआवजा है और ज़मीन का कितना मुआवजा है। यहाँ हमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आज तक हमें ड्राइंग नहीं बताया गया कि पुल एक्चुअल में गिरेगा कहाँ, रहेगा कहाँ। लगभग हमें जानकारी मिली है 206 लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ 206 लोगों में बहुत सारे सैकड़ों लोग दुकानदार हैं, वो प्रभावित हुए हैं। उनको विस्थापित करने की, कहीं भेजने की व्यवस्था एक्ट में है, लेकिन हम वो भी बात नहीं कर रहे। कम से कम पुल निर्माण में 2 से 3 वर्ष लगने की संभावना है। तो जब तक ये काम चलेगा सभी के रोजगार भी ठप हो जाएंगे। तो कम से कम हमें मुआवजा भी समान रूप से मिले। प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर इसका सर्वे कब हो गया इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। वार्ड नंबर 10 में जो मुआवजा राशि है वो 22 लगभग हमें जानकारी है 2200 रुपये स्क्वायर फुट, और वार्ड नंबर 11 वालों को 11, जबकि सड़क के दोनों वार्ड लगे हुए। तो ऐसी असमानता कानून में नहीं लिखी गई है। यह असमानता प्रशासनिक त्रुटि है जो कि राजस्व रिकॉर्ड संशोधन करना था, इन्हें खुद बनाना था। अक्टूबर 2026 की डेडलाइन अब नज़दीक है, लेकिन अब तक मात्र 8 से 10 पिल्लर ही बन पाए हैं। अब विधायक के दखल के बाद गेंद प्रशासन के पाले में है। क्या विधायक के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन अपने फैसले बदलेगा या फिर यह 38 करोड़ का प्रोजेक्ट सियासत और कानूनी दावपेच की भेंट चढ़ जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। हर कार्य में विलंब किया है। शायद शासन की मंशा कुछ और है, कहीं का पैसा कहीं और डालने की नीयत दिखती है। इस प्रकार इन्होंने जो 38 करोड़ की जगह मात्र 24 करोड़ रुपए अभी तक आवंटन करने के लिए सूची बनाई है, वो जो है वो बिल्कुल अवैध है और आम जनता को बराबर व्यावसायिक देना चाहिए। प्रोजेक्शन शब्द देकर कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि अपनी ही ज़मीन में किसी ने एलिवेशन निकाला है, कुछ निकाला है, लागत लगाई है, तो क्यों नहीं देना चाहिए? कानून में आप संशोधन कीजिए, आप जाइए बताइए कि भाई आखिर पैसा तो लगा है। हाँ, अगर सरकार की ज़मीन में वो एलिवेशन आता है तो ठीक है, हम नहीं देंगे, है। और यहाँ की आम जनता पूर्ण रूप से यहाँ पर पूरा
यहाँ के सहयोग करने तैयार है, बशर्ते है कि सरकार के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही ये कार्य करें और लोगों को वाजिब मुआवजा दें। लांजी के बोलेगांव में असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में एक सरकारी स्कूल को निशाना बनाया और बच्चों की स्मार्ट क्लास को तबाह कर दिया। घटना लांजी थाना क्षेत्र के बोलेगांव सांदीपनी शासकीय स्कूल की है। यहां पर 8 अप्रैल की रात बदमाशों ने स्कूल की खिड़की तोड़कर कक्षा 8वीं में प्रवेश किया। नशे में धुत इन अराजक तत्वों ने शिक्षा के आधुनिक संसाधन यानी कि स्मार्ट टीवी बोर्ड पर पत्थरों और शराब की बोतलों से हमला कर उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अगले ही दिन सुबह जब छात्र और शिक्षक स्कूल पहुंचे तो क्लासरूम का मंजर देखकर दंग रह गए। कमरे में शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी और खिड़की का पल्ला भी गायब था। प्राचार्य BR गुर्दे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लांजी थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई है। इस वारदात ने न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस इन बेखौफ बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी। 9 तारीख को सुबह 10 बजे जब कर्मचारी वहां पहुंचा और दरवाज़ा उनने खोला तो देखा कि कक्षा 8वीं में जो टीवी हमारी लगी हुई थी, जिससे मतलब बच्चों को अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जाता है, वो टूटी पड़ी थी, पूरी टूटी थी, पूरे उसके कांच पूरे बिखरे थे। देखने में पता चला कि जो बाजू वाली जो खिड़की उसका पल्ला तोड़कर उस खिड़की मतलब टीवी को तोड़ा गया। तो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई हमारे विद्यालय में, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर हमने इसकी FIR हमने पुलिस थाना लांजी में हमने उसकी FIR 9 तारीख को कर दिया। समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती पर आज पूरा बालाघाट फूलेमय नजर आया। जिला मरारमाली समाज द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में न केवल श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का आगाज सुबह ठीक 10 बजे शहर के सरेखा स्थित फुले चौक पर हुआ। यहाँ समाज के वरिष्ठ जनों और गणमान्य नागरिकों ने महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। माल्यार्पण के पश्चात एक गरिमामय मंचीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर रमेश पंचे, वैद्यनाथ कावरे, छविराम नागेश्वर और राजेश मरार सहित समाज के कई दिग्गज मौजूद रहे। मंचासीन अतिथियों में रामभाऊ पंचेश्वर, पार्षद लोहिना पंचेश्वर, सुशीला पंचाले, हीरा मराठे और नंदराम कावरे ने भी अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 19वीं सदी में किए गए उन महान संघर्ष को याद किया जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और छुआछूत की बेड़ियों को काटने का काम किया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि आज हम जिस शिक्षा के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं उसकी नींव महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने ही रखी थी। हाथों में मांग की तख्तियां और जुबा पर हक की आवाज़। शनिवार को लांजी में शिक्षकों का आक्रोश साफ नजर आया। BRC कार्यालय से शुरू हुई यह विशाल रैली नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी जिसमें सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। मौका था TET अनिवार्यता के हालिया आदेशों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने SDM कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मार्च 2026 में जारी किए गए उन आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए जिनमें नॉन TET शिक्षकों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। सभी संगठन संयुक्त होकर के ये जो TET कानून है हमारे शिक्षकों के ऊपर सौंपा गया है, इसको समाप्त करने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर रैली के शिक्षक स्वाभिमान रैली के रूप में ज्ञापन देने आए हैं। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम शिक्षकों की जो 25 साल की सेवा है उसको मानते हुए TET परीक्षा को वापस ले और हमारी जो सेवा अवधि की गणना है और पेंशन है इस पे ध्यान देते हुए हमारी पेंशन बहाली करें और हमें इस प्रकार के दर्द से हमें मानसिक रूप से परेशान न करें, अन्यथा हमारे टीचर बहुत ही विचलित और घबरा जाएंगे। इस स्थिति में हमारे शिक्षक शैक्षणिक कार्य करने में अक्षम होंगे। इस कारण स्कूलों का रिजल्ट गिरेगा, मासूम बच्चों का भविष्य खराब होगा। हम सरकार से विनम्र अपील करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट में जाकर के
विचार याचिका लगा करके अपने प्रदेश के लाखों शिक्षकों का भविष्य और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की कृपा करें।